मार्ले-मिंटो एक्ट कहा जाता है। ठीक है, मार्ले-मिंटो एक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय दो पोस्ट होती थी, दोनों लोग मिलकर के काम करते थे, एक भारत के राज्य सचिव और भारत के वायसराय। तो लॉर्ड मार्ले जो है वो भारत के राज्य सचिव थे और जो मिंटो हैं वो भारत में वायसराय थे। इसीलिए भारत परिषद अधिनियम 1909 को हम मार्ले-मिंटो एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहली चीज जो क्या किया गया, एक बदलाव किया गया, उसको समझिए। वो ये हुआ कि पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। इससे पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वो वायसराय की कार्यपालिका परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। एक ये सवाल भी बन जाता है कि भारत के वायसराय की कार्यपालिका परिषद के पहले भारतीय सदस्य कौन थे, तो उसमें आपको नाम लिखना है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, विधि सदस्य इनको बनाया गया। इस एक्ट की सबसे प्रमुख खासियत जो थी वो ये थी कि इसने पृथक निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की। पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मतलब क्या हुआ कि इससे पहले अगर इलेक्शन होते थे तो भारत में सभी लोगों को भारतीय होने के नाते वोट देने का अधिकार होता था। सभी को नहीं था, कुछ ही लोगों को था, लेकिन वो भारतीय होने के नाते वोट देते थे। अब इन्होंने क्या कर दिया कि हिंदुओं के लिए हिंदू वोट डालेंगे, मुस्लिमों के लिए मुस्लिम वोट डालेंगे, यानी कि मुस्लिमों के लिए जो है पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो है वो अलग से बनाया गया और एक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रारंभ यहां से हुआ। सांप्रदायिकता भारत में फूट डालो शासन करो की राजनीति जो थी उसका परिणाम था, क्योंकि अंग्रेज समझ चुके थे कि भारत के अंदर लंबा समय तक राज करना है तो भारत के अंदर फूट डालो शासन करो की राजनीति अपनानी पड़ेगी। क्यों? भारत के अंदर दो सबसे बड़े समुदाय थे, हिंदू और मुस्लिम। अगर वो एकजुट रहे तो अंग्रेजों को कभी भी किसी भी समय यहां से दौड़ा दौड़ा करके भगा सकते थे, मार मार करके। लेकिन उनको यह समझ में आया कि भारत में विविधता है, दोनों धर्मों के अंदर कई सारी चीजें ऐसी हैं जो समान नहीं है, और ऐसे में इन दोनों को क्यों ना हम अलग कर दें, पहचान अलग कर दे, आपस में ही लड़ते रहेंगे, हम सत्ता करते रहेंगे, है ना। दो बिल्लियां लड़ेंगी, बंदर उसकी लड़ाई में रोटी खाएगा। तो इसलिए मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र बना दिया गया और इससे भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो है वो प्रारंभ हुआ। इसीलिए हम आप बात करते हैं, जो मिंटो है, लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में जाना जाता है। यह भी सवाल पूछ लिया जाता है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक कौन था, तो लॉर्ड मिंटो था। अब 1909 के अधिनियम में इतने ही काम की थी। अब एक बहुत खासम खास अधिनियम पर चलते हैं, जिस खासम खास अधिनियम का नाम है 1919 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, और इस भारत शासन अधिनियम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका एक बैकग्राउंड था, उस बैकग्राउंड को समझना जरूरी था। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, भारत उसकी भागीदारी जरूरी थी ब्रिटेन के लिए कि भारत भी उसकी मदद करे। अब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहीं भारतीय लोग उसके खिलाफ विद्रोह ना कर दें, अलग ना हो जाएं, तो अंग्रेजों के जो हैं एकदम होश उड़ जाते, अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ जाता। अंग्रेजों के समझ में आ गया था, क्योंकि वो दो दो जगह पर युद्ध नहीं लड़ सकता था। तो ऐसे में भारतीयों को कंट्रोल में बनाए रखने के लिए उसने एक बार फिर से झुंझुना पकड़ाया और उन्होंने कहा, ब्रिटिश का जो 1917 के अंदर पहली बार ये कहा कि हम भारत के अंदर अब एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे, उत्तरदायी शासक जो है धीरे धीरे बनाएंगे, भारतीयों को ही हम धीरे धीरे सत्ता जो है सौंपने की कोशिश करेंगे। इसीलिए इसी चीज को लेकर के 1919 का भारत शासन अधिनियम लाया गया, जो 1921 में लागू हुआ। अब इस अधिनियम को हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से अधिक जानते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम के बजाय 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसके नाम से हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि जो मोंटेग्यू थे वो भारत के राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब इसके अंदर प्रमुख प्रमुख चीजें क्या थी, तो सबसे पहली चीज समझिए, भारत के अंदर जो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की प्रारंभ हुआ था 1861 के दौरान, जो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, उस विकेंद्रीकरण को और विस्तार दिया गया और भारत के अंदर नई सूचियों का एक तरीके से जो है वो जन्म हुआ। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों, ठीक है, इनकी सूचियां अलग अलग बना करके दी गई। केंद्र के लिए कुछ अलग विषय दे दिए गए, प्रांत जो थे उनके लिए अलग विषय दे दिए गए कि भाई तुम अपने अपने सूचियों पर कानून बनाओ, काम करो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब केंद्रीय नियंत्रण कम कर दिया गया। ठीक है, यानी कि अब सेंटर की पावर जो है, वो जो कंट्रोल था वो थोड़ा सा कम हुआ, प्रांतों को भी शक्तियां मिली। जिस तरीके की व्यवस्था आज के समय में भारत के अंदर केंद्र राज्य संबंध, तो उन्हीं केंद्र राज्य संबंधों की जो सूचियों का प्रारंभ था वो यहां से देखने को आपको मिलता है। अब इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं
तो एक और चीज भी, द्वैध शासन जिसको बोलते हैं, वो प्रारंभ किया गया। केंद्र के स्तर पर एकात्मक शासन एक ही प्रकार का रहा, लेकिन प्रांतों के स्तर पर उन्होंने एक नया प्रयोग किया। और उस प्रयोग क्या किया कि जो प्रांतों में जो सब्जेक्ट दिए थे, जो विषय दिए थे, सूची, जो प्रांतीय सूची थी, उस सूची के विषयों को उन्होंने दो भागों में बांट दिया, एक हस्तांतरित और एक आरक्षित। आरक्षित विषय वो थे जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे, हस्तांतरित विषय ऐसे थे जो ज्यादा खास नहीं थे, इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसीलिए इनके ऊपर कार्य करने की व्यवस्था भी अलग अलग रखी गई। हस्तांतरित विषय जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे, उन पर गवर्नर जो है उसका शासन होता था, वह मंत्रियों की सहायता से काम करता था, और वो मंत्री क्या थे, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। लेकिन जो आरक्षित विषय थे, जो सबसे मजबूत विषय थे, उन पर गवर्नर जो है वो कार्यपालिका परिषद की सहायता से कार्य करता था, और ये कार्यपालिका परिषद जो है वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। यानी कि ऐसे में अंग्रेज लोग, ब्रिटिशर्स लोग जो है वायसराय के माध्यम से अपनी मनमर्जी के चीजें को कानून बनाने में भूमिका निभा सकते थे। हालांकि ये द्वैध व्यवस्था प्रारंभ हुई, लेकिन ये कामयाब नहीं हुई। द्वैध शासन व्यवस्था कहा जाता है इसको, डायआर्की कहा जाता है, असफल हो गई। इस अधिनियम में एक प्रमुख चीज जो ही, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई कि जो भारत में संसदीय व्यवस्था, जो 1853 के एक्ट से हम देखते हैं कि वहां से भारत में संसदीय व्यवस्था प्रारंभ हुई थी, जब क्योंकि प्रशासनिक और विधायी कार्यों को अलग किया गया था। अब यहां पर बाइकैमरलिज्म यानी कि दो सदनीय व्यवस्था शुरू की गई। पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की गई। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था मतलब केंद्रीय स्तर पर अगर हम बात करते हैं, जो भारत की विधान परिषद थी उसका नाम बदल करके एक द्विसदनीय व्यवस्था बना दी गई, और एक जिसको राज्यसभा और दूसरा जिसको लोकसभा, तो दो सदनों का गठन किया गया। अब आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि भारत में संसदीय व्यवस्था कब प्रारंभ हुई, 1853। भारत में लोकसभा राज्यसभा कब प्रारंभ हुए, 1919 के अधिनियम के माध्यम से। ये चीज आपको यहां पर बतानी है। ठीक है, प्रत्यक्ष निर्वाचन भारत में पहली बार प्रारंभ हुआ, इससे पहले प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं था। अब एक और चीज हुआ कि अंग्रेजों को समझ में आया कि भाई भारत में केवल हिंदू मुस्लिम थोड़ी है, भारत में तो इसके अलावा और भी तो डाइवर्सिटी है। भारत को तोड़ो, एकजुट मत होने दो, अलग अलग करो। एकजुट हो गए तो शासन खतरे में पड़ जाएगा। तो उनको पहचान में आया कि अरे भारत में तो सिख भी हैं, भारत में तो ईसाई भी हैं, आंग्ल भारतीय भी हैं, यूरोपियन भी हैं, एक नहीं होने चाहिए। तो एक काम करते हैं कि जिस तरीके से 1909 के अधिनियम के तहत हमने मुस्लिमों के लिए अलग पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र बनाए, ऐसे ही इनके लिए भी बना देते हैं। तो इसका विस्तार कर दिया गया। सिख के लिए, भारतीय, ईसाई, आंग्ल भारतीय, यूरोपियन, इन सब के लिए भी अलग से अब निर्वाचन क्षेत्र, यानी कि सिख केवल सिख को वोट देंगे, भारतीय ईसाई केवल भारतीय ईसाई को वोट देंगे। तो ऐसे में इनके बीच में एकजुटता नहीं आएगी, अपनी अलग पहचान बनेगी और अपने आप को दूसरे से अलग रख करके ये लोग देखेंगे। ये एक व्यवस्था हुई। एक व्यवस्था और हुई, वो क्या व्यवस्था हुई कि कुछ लोगों तक मताधिकार दिया गया। ये ध्यान रखिए कि संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार भी दिया गया। हालांकि आज के जैसा मताधिकार नहीं था कि आप भारत के नागरिक हैं, 18 साल के हो गए, लड़का लड़की जवान हो गए, रजिस्टर करवाया, वोटर लिस्ट में नाम, और जाकर के डाल करके आ गए वोट। नहीं, उस समय जिन्होंने बहुत बड़ा मोटा टैक्स देते थे या बहुत हाई एजुकेटेड थे, बैरिस्टर टाइप के डिग्रियां उनके पास होती थी, उन लोगों को वोट देने का अधिकार था। आज की जैसी व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, तो इलाइट वर्ग का ही अधिकार था, यानी कि ऊपरी जो लोग थे उन्हीं को। और ऊपरी जो क्रीम होती है ना, जो पूंजीपति टाइप के या जो बहुत ज्यादा इस तरीके के पैसे वाले लोग, उनकी प्रवृत्ति आमतौर पर सरकार के साथ चलने की ही होती है। इसीलिए आप देखोगे अंग्रेज यहां पर भी खेल गए। अंग्रेज बड़े चालाक थे, खेलते थे। एक और व्यवस्था हुई जो आप सब लोगों के लिए की गई 1853 के एक्ट से, जो मैकाले समिति 1854 में आई। सिविल सेवा में भारतीयों को प्रवेश प्रारंभ हुआ खुली प्रतियोगिता के माध्यम से। तो उसके लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया 1926 में। आज के समय में जिसको आप यूपीएससी बोलते हैं, 1926 में उसी यूपीएससी की स्थापना हुई। हालांकि उस समय उनका नाम सीपीएससी था, सेंट्रल जो है वो था, यूनियन नहीं था। ठीक है, यानी कि इसको अगर हम बात करते हैं तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, सीपीएससी। ठीक है, इसके प्रारंभ हुआ। बाद में 1935 के अधिनियम से इसका नाम बदल करके यूपीएससी कर दिया जाता है। तो ये एक अच्छी चीज हुई, आपकी नौकरी का जुगाड़ हो गया, आपके एग्जाम करवाने के लिए ये आयोग बना दिया गया। और इसलिए बनाया गया
ताकि एग्जाम अच्छे से कंडक्ट करवाया जाए, निष्पक्ष आधार पर कराया जाए। अंग्रेजों के माध्यम से एक अच्छी चीज की शुरुआत यहां पर आपको देखने को मिलती है। अब एक और चीज है कि बजट, पहले क्या होता था कि केंद्र का बजट और राज्यों का बजट एक जैसा होता था, एक ही बजट होता था, अलग नहीं होता था। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्र के बजट को अलग किया गया राज्यों के बजट से, ठीक है, अलग अलग कर दिया गया पहली बार, ठीक है। और जो राज्यों की विधायिकाएं थी, विधानसभाएं थी, उनको कहा गया कि भाई तुम भी अपना बजट है, तुम भी अपने बजट बना सकते हो, चलिए। तो एक व्यवस्था भारत में जो आज के समय में देखते हैं ना, केंद्र और राज्य अपना अपना बजट अलग अलग बनाते हैं, वो व्यवस्था का प्रारंभ इसी अधिनियम के माध्यम से हुआ।